तो आओ बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को गुना कैसे किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जरा ध्यान से देखना। तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, गुना कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले सभी मैट्रिक्स का सही मैट्रिक्स के साथ गुना नहीं होता है। गुना का एक बैरियर है, क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इफ A and B are two matrix, if A and B are two matrix, then multiplication of A and B that is AB is possible only when number of column in A is equal to number of columns in A is equal to number of rows in B। बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमने यह लिखा, जरा ध्यान से देखना, इसको हम घेरे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का गुणनफल। इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स, अगर A और B कोई दो मैट्रिक्स है, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B, तो A और B का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अर्थात AB, चूंकि देखो A और B का मल्टीप्लीकेशन AB भी होगा और BA भी हो सकता है। तो हम डिफिनीशन जो दे रहे हैं वह AB को बेस मान करके, हम AB पर को बेस मान कर को डिफाइन कर रहे हैं, डिफिनीशन दे रहे हैं, इसलिए हम अर्थात करके AB लिख दिया है, जो तुम लोग को समझने में और सुंदर लगे। तो वही हम लिखा है, दैट इज AB, यानी A और B का गुणनफल AB इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यानी संभव तभी होगा। मैट्रिक्स का गुना सीधे नहीं हो जाता है, मैट्रिक्स का गुना करने से पहले चेक करना पड़ता है कि यह गुना के लायक है या नालायक है। तो AB तभी संभव होगा जब नीचे लिखे हैं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A में कॉलम की संख्या बराबर नंबर ऑफ रोज इन B में रो की संख्या। यानी जिस दो मैट्रिक्स का गुणनफल तुम निकालने जा रहे हो, जैसे AB तुम निकालने जा रहे हो, A और B को गुना करना है तुमको, तो पहले चेक करो कि गुना के लायक ही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या, तो पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम की संख्या देखेंगे, कॉलम उसमें कितना है, कॉलम तुम लोग जानते हो, ऐसे कॉलम की संख्या देखेंगे पहला मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या देखेंगे, रो मतलब ऐसे। यानी पहला मैट्रिक्स में अगर 3 गो कॉलम है और दूसरा B मैट्रिक्स में अगर 3 गो रो है, तभी मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। हम जो बोल रहे हैं समझ में आया, पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन संभव होगा, गुना होगा, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं होगा। इसलिए गुना करने से पहले चेक करना कि गुना के लायक ही है कि नहीं है। गुना करने के लिए फिर बोल दिया, जब ये तुम दो मैट्रिक्स को गुना करोगे तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये गुना करने के लिए यही बैरियर है, समझ में आया। अब गुना होता कैसे है, अब वो तुमको हम बताने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है। फिर से एक बार कह रहा हूं कि जब ये AB दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी होगा जब पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, संभव होगा, पॉसिबल होगा।
अब प्रश्न उठता है कि मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है, अब वो क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे देखो A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A B C और D, यह A मैट्रिक्स है, ठीक है। यह 2x2 ऑर्डर का है, इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है। और एक मैट्रिक्स हम ले लिया B इज इक्वल टू E F G H P और R। एक दूसरा मैट्रिक्स हम लिया B, यह मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है, इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। अब हमको कोई कह रहा है कि ए बी निकालिए, ए बी क्या होगा बताइए, यानी ए और बी को गुना कीजिए, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो आओ सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुना के लायक ही है कि नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बता चुके हैं पहला मैट्रिक्स हमारा कौन हो गया ए, तो ए में कॉलम की संख्या देखो, क्या वो कॉलम है, 2 ठो कॉलम है। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा कौन हो गया बी, तो बी में रो की संख्या देखो, रो की संख्या, क्लियर हो रहा है। बी में किसी संख्या देखेंगे, रो की संख्या, तो बी में देखो 1 2 ठो रो इसमें है कि नहीं है, इसमें 2 ठो कॉलम है और इसमें 2 ठो रो है, यानी नंबर अभी ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या बराबर है। जो कंडीशन हम दिए थे गुना के लिए वो कंडीशन पालन हो रहा है, तो गुना संभव है, यानी ए बी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आओ गुना कैसे होता है देखो, अब गुना जो करेंगे देखो ध्यान से। अब आओ पहला मैट्रिक्स मेरा कौन है, ए है, तो ए पर अपना हाथ ले जाओ। अब पहला मैट्रिक्स ए है, तो ए का हमारा फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो हमारा, तो गुना करो ध्यान सुनना, पहला मैट्रिक्स हमारा ए है, तो ए के फर्स्ट रो पर हाथ ले जाओ, रो पर। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है ए बी। अब इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में गुना कर दो, संगत एलिमेंट के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ई प्लस बी इंटू एच, क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में संगत एलिमेंट ए इंटू ई प्लस बी इंटू, दो के बीच में प्लस का साइन देंगे, बी इंटू एच। फिर देखो फर्स्ट रो से अब सेकेंड कॉलम में गुना, रो को फिक्स रखेंगे, ध्यान सुनना, रो को फिक्स रखना है और कॉलम में बारी बारी से गुना करना। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो क्या हो जाएगा ए इंटू एफ प्लस बी इंटू पी, बी इंटू पी, क्लियर हो गया। अब फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में गुना कर, यानी रो एकदम फिक्स है, कॉलम को वैरी कर रहे हैं। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में संगत एलिमेंट से, तो ए इंटू जी प्लस बी इंटू आर, यानी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम। फिर फर्स्ट रो से इसके फोर्थ कॉलम में जाएंगे, फोर्थ कॉलम इसमें है नहीं है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो का काम हमारा पूरा हो चुका है, यानी इसको यहां से हम ऐसे कर देते हैं। अब फर्स्ट रो का काम हो गया, अपना हाथ को फिर अब नीचे लाएंगे अब सेकेंड रो में। अब जो काम हम लोग फर्स्ट रो के साथ किए वही काम सेकेंड रो के साथ फिर बारी बारी से सब कॉलम में करेंगे। हम लोग भी नीचे उतर गए, अब फिर सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम में, तो सी इंटू ई प्लस डी इंटू एच। फिर इसके सेकेंड रो से इसके सेकेंड कॉलम में, तो सी इंटू एफ प्लस डी इंटू पी। फिर इसके सेकेंड रो से इसके थर्ड कॉलम में, तो सी इंटू जी प्लस डी इंटू आर। इसके बाद फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं और इसका कोई रो भी नहीं है, तक काम हमारा हो चुका है, यही हमारा ए बी निकल गया, क्लियर है। एबीसीडी में इसलिए हम लिखे हैं कि तुम लोग को समझ में आवे कि कैसे गुना किससे होता है, इसलिए हम लिखे हैं ऐसे, क्लियर है। तो यही हमारा ए बी हो गया। तो मेरा यही कहना था कि मल्टीप्लीकेशन करने से पहले देख लेना कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। और मल्टीप्लीकेशन होता कैसे है तो बता ही दिया हूं कि रो को फिक्स करके और कॉलम को वैरी करते रहते हैं, नचाते रहते हैं, और इस प्रकार से हम लोग ए बी प्राप्त कर लिए। इसी में कोई कहता है बी ए निकालिए, बी ए। अब देखो बी ए निकालने के लिए फिर वही करेंगे, बी में कॉलम की संख्या, क्लियर है। बी ए निकालने के लिए बी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो बी में कितने कॉलम है, 1 2 3 गो कॉलम है, और ए में कितने रो है, 2 ही रो है। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 है, यानी बराबर नहीं है। तो यहां बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो भाई ए बी निकला लेकिन बी ए नहीं निकला,
तो मेरा यही कहना था कि मल्टीप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहले ये देख लेना कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तभी मल्टीप्लीकेशन करना, नहीं तो नहीं करना। लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट पॉसिबल। तो तुम लोग मल्टीप्लीकेशन बढ़िया से समझ गया होगा। अब एक आध ठो एग्जाम्पल देकर और हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध एग्जाम्पल देकर हम क्लियर कर देते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है? अब जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, और B इज इक्वल टू 2 3 2 3 1 2 मान लो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 और एक और दे दो 1 1, ऐसा। यही मैट्रिक्स है, यह ए है और यह बी है। क्लियर है? अब कोई हमको कहेगा ए बी ज्ञात कीजिए, आप ए बी फाइंड आउट कीजिए, ए बी निकालिए। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ए बी संभव है कि नहीं है। ए में पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आइए, ए में कितने कॉलम है? देखो 1 2 3 ठो कॉलम है, और बी दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी है, बी में कितने रो है? 1 2 3 गो रो है। इसमें 3 कॉलम है और बी में हमारा 3 ठो रो है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन संभव है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में बराबर है। तो आइए गुना समझ, आइए गुना करते हैं। जस्ट बताया तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन करने में। फिर वही बात, पहला मैट्रिक्स हमारा कौन है? ए। तो ए के रो पर हाथ ले जाएंगे। अब इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे संगत एलिमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। समझ में आ गया होगा? फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में गुना कर दिए। क्लियर है? अब फिर फर्स्ट रो से इसके सेकेंड कॉलम में, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1। यानी फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में किए हैं, फिर फर्स्ट रो से इसके सेकेंड कॉलम में संगत एलिमेंट से 1 इंटू 3 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1। अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम तो है नहीं जो करेंगे, तो मेरा फर्स्ट रो का काम हो चुका है। जो काम फर्स्ट रो से किए हैं वही काम फिर सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में आ जाएंगे, 2 3 4 है, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर है? फिर सेकेंड रो से इसके सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में। इस प्रकार से हम लोग का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके लिख देंगे, तो हमारा ए बी हो गया। ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, 2 इंटू 1 तो 2, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 तो हमारा 7 हो गया। इसी प्रकार से 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 और 3 7 हो गया, और 3 10 हो गया, तो 7 10 हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से ये भी हो गया 4 इंटू 1 4 और 3 इंटू 1 3, तो 4 और 3 7 और 2 इंटू 2 तो 4, तो 7 और 4 11 हो गया। और इस प्रकार से 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 तो 6 और 4 10 हो गया, और 3 इंटू 2 6 तो 16 हो गया। इस प्रकार से 7 10 11 16 हमारा ए बी निकल गया। अब तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इससे और आगे एक और एग्जांपल देता हूं जो और तुम लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। दे दें? चलो ध्यान से देखना, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा उससे आगे देखो, इसको मिटा देता हूं। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। A इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4। क्लियर है? तो कोई कह रहा है ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर निकालिए।
ए स्क्वायर। समझ में आ गया? ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए इंटू ए में ए से गुना करना, इसी को ए स्क्वायर कहा जाता है, तुम जानते ही हो। इसका मतलब हो गया ए हमारा हो गया 1 2 3 4 और ए को ए से गुना करना है, यानी 1 2 3 4। यहां भी सीआर नियम, जो सेम मैट्रिक्स होगा तो सीआर लगेगा ही। इसमें 2 ठो कॉलम हो गया और इसमें 2 ठो रो हो गया, सीआर तो लग ही रहा है। मेन ए स्क्वायर क्या है समझ में आ गया? ए में ए से गुना करना ही ए स्क्वायर कहलाता है। अब देखो, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, फिर वही पहला मैट्रिक्स के रो पर हाथ ले जाएंगे तो फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम संगत एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। क्लियर हो गया होगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ऐसे करके हम लिख रहे तो समझ में आ रहा बढ़िया से। तो फर्स्ट रो का काम हम लोग का हो चुका। अब आओ सेकेंड रो में, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 1, क्लियर है, प्लस 4 इंटू 3, यानी सेकेंड रो से फर्स्ट संगत एलिमेंट में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। क्लियर है? फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। कहानी हमारा खत्म हो गया क्योंकि 2 ही रो है। और इस प्रकार से हम लोग का ए स्क्वायर क्या निकल गया? ए स्क्वायर हो गया हम लोग का, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 तो 6 प्लस 1 तो हमारा 7 निकल गया। 4 इंटू 2 8 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 8 प्लस 2 हमारा 10 निकल गया। क्लियर है? 4 इंटू 3 हो गया हमारा 12 और प्लस 3 तो हो गया 15 हमारा हो गया। और 4 इंटू 4 16 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 16 और 6 हो गया 22, यानी हमारा 22 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ए स्क्वायर निकल गया। क्लियर है? इसी में कोई हमसे पूछता, तो ध्यान से सुनना, इसी में कोई हमसे पूछता कि ए क्यू निकालिए, ए क्यू निकालिए, ए क्यू, तो ए क्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए। जैसे हम लोग ए स्क्वायर निकाले हैं तो इसको क्या करते हैं? ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा ये हो जाता है 7 10 15 और 22 में फिर ए से मल्टीप्लाई कर देते। ए हमारा था 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार और मल्टीप्लीकेशन होता, ए क्यू पूछता, कोई फिर ए 4 पूछता, तो ए क्यू जब निकल जाता तो फिर ए क्यू में फिर ए से मल्टीप्लाई कर देते तो ए 4 निकल जाता। तो जैसे भी पूछेगा हम लोग बना सकते हैं। तो लोग को मल्टीप्लीकेशन मेरे ख्याल से समझ में बढ़िया से आ गया होगा, क्योंकि मैं दो एग्जाम्पल बढ़िया से 2-3 एग्जाम्पल देकर के डिफिनेशन क्लियर कर दिया। यही था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बढ़िया से ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर देखोगे तो खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब आओ जरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर प्रॉब्लम कैसे क्या होता है उसकी भी चर्चा मैं कर देता हूं, जो तुम लोग अब प्रॉब्लम भी बना सको। अभी एक ही टॉपिक यदि आओ मल्टीप्लीकेशन, इस पर काफी सारे प्रॉब्लम सब है जो तुम लोग बना सकते हो। बहुत हल्का टॉपिक था, समझ में आया? एडिशन सबट्रैक्शन तो पहले पढ़ ही चुके हो। अब आओ मल्टीप्लीकेशन पर कैसे क्या प्रॉब्लम बनता है उसका हम अप्रोच भी तुमको दे देते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखो, अब तुम लोग ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूं। अब मान लो कोई दे देगा a दे दिया 1 2 3 4। जरा ध्यान से सुनना, हम अप्रोच दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम नहीं बना रहा हूं, अप्रोच देना कैसे तुम प्रॉब्लम बनाओगे। b हो गया 3 1 2 2 हो गया मान लो। अब कोई कहेगा कि ए बी निकालिए, तो क्या नहीं निकाल दोगे? ए में बी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। या कोई कहेगा बी ए निकालिए, तो क्या बी ए नहीं निकाल दोगे? बी में ए से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कहेगा ए स्क्वायर बी ज्ञात करे, क्या तुम ए स्क्वायर बी नहीं निकाल दोगे? पहले ए में ए से मल्टीप्लाई कर देना तो ए स्क्वायर मालूम हो जाएगा। क्लियर है? और तब उसको फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? कोई कहेगा ए प्लस बी इंटू ए निकालिए। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे? पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी, यानी हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 और 1 3, फिर 3 2 5 और 4 2 6, और फिर इसको ए के साथ 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यानी एडिशन का भी थोड़ा सा उसमें यूज कर देगा, सबट्रैक्शन का। उतना ही नहीं, जैसे मान लो कोई तुमको दे दिया c भी दे दिया 1 1 1 1 मान लो,
कोई कहेगा ए प्लस बी इंटू सी फाइंड आउट कीजिए, ए प्लस बी इंटू सी आप निकालिए। क्लियर है? तो ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या करेंगे, पहले ए और बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ए और बी को जोड़ेंगे तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 और 2 1 3 2 3 5 और 4 2 6 और उसमें सी से 1 1 1 1 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई कह देगा 2a प्लस 3b इंटू सी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 4 6 8 हो जाएगा। फिर बी मैट्रिक्स में 3 से गुना कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और उसको फिर सी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी जोड़ घटाव के सेंस में जैसे भी पूछेगा तुम लोग बना दोगे। कोई कहेगा ए प्लस ए बी इंटू सी ज्ञात कीजिए, ऐसे तो पहले ए और बी को गुना कर लेंगे, ए और बी जब गुना हो जाएगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा उसको सी के साथ क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार काम करना पड़ेगा। कोई पूछ देगा ए इंटू बी सी ज्ञात कीजिए, ऐसे ऐसे तो पहले पोस्ट के अंदर जो है उसका काम करेंगे, पहले बी और सी मैट्रिक्स को गुना कर लेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी और सी दोनों मैट्रिक्स से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको फिर ए के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के निकल जाएगा। यानी जोड़ घटाव के सेंस में जैसा भी जो पीछे पड़े हो वैसे तुम लोग काम कर सकते हो। उतना ही नहीं, एक बात और बोलना चाह रहा हूं, जैसे देखो, जैसे तुमको कोई कह देगा, जैसे जैसे ए मैट्रिक्स तुमको दे दिया, कहेगा प्रूव दैट, साबित कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3i इज इक्वल टू 0 प्रूफ कीजिए, ऐसे दे देगा तुमको हिसाब। ठीक है? तो यहां ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3i इज इक्वल टू 0 दे देगा, इस टाइप का दे देगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए में से गुना, हम लोग एलएचएस का काम करेंगे। तो पहले ए में ए से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा ए स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर निकाल लिए। फिर माइनस 5 ए जो मैट्रिक्स वो डाल देंगे 1 2 3 4 अब प्लस 3 और आई का मतलब क्या बताया तुम समझ चुके हो, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाए थे। आई जहां भी रहे, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सब एलिमेंट 0 हो, तो उसे हम लोग यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो लोग जानता ही होगा। तो यहां भी 3 और आई ले लेंगे। आई मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसका प्रधान विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, 1, अब बाकी सब एलिमेंट 0 हो, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तब प्रश्न उठा कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेंगे, तो जितने ऑर्डर का बगल में रहेगा ए वाला सब उतना ही ना लोगे, तब ना जोड़ घटाव होगा। क्योंकि जोड़ घटाव के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ आई उतना ही ऑर्डर का लेंगे जितना ऑर्डर का बगल में हमारा ए मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ कितना है 2x2 ऑर्डर का, तो यहाँ हम लोग 1 0 और 0 और 1 लेंगे। अगर 3x3 ऑर्डर आता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऐसा हो जाता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तब हम ऐसा ले लेते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ चूंकि बगल में 2x2 ऑर्डर था इसीलिए 1 0 0 1 लिए। अब ए स्क्वायर जो निकाले हैं, जैसे इस पर निकाले थे 7 10 15 22 शायद निकला था लगभग, उनको जैसे ध्यान है। तो अब ये निकाले हैं तो इस सब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब ये कैलकुलेशन इसमें 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 5 10 15 20 हो जाएगा, इसमें 3 से कर देंगे। क्लियर है? और इस प्रकार से इस दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से घटाएंगे, तो अब इसमें जो मिला हो हम एक अंदाज बोले हैं, एक रफली आइडिया हम दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन हम नहीं भी किए हैं जो ये। तो इस प्रकार से मिला। अब इस दोनों इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग को ऐसे ही 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कह रहा था कि हम एक रफली बोले, मेरे कैलकुलेशन को मत देखना, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। मैं अपने मन से इसे लिख दिया, कोई ये सही हिसाब है कि गलत है उससे हमको मतलब नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझना। क्लियर है? तो मेरा यही कहना है, इतना बराबर 0 प्रूफ करना था, तो तुम लोग ये मत सोचना कि 0 सीधे 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा। सारा कैलकुलेशन करोगे तो एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, उसी को 0 लिखता है। इसलिए ऐसा कहीं रहे तो घबराना नहीं। क्लियर है? तो यहां पर समझ गया। तो बस ऐसा ही हिसाब सब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से बनता है। तो इस प्रकार से तुम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बढ़िया से समझ चुके हो। हमें अप्रोच भी दे दिया प्रॉब्लम बनाने का, अब तुम लोग को प्रॉब्लम भी मिल जाएगा और बढ़िया से प्रॉब्लम सबको बनाना। और अगला क्लास जो होगा
हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉब्लम का जो अच्छे प्रॉब्लम सब होगा उसका सॉल्यूशन का क्लास होगा। अच्छे प्रॉब्लम हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए कोई आदमी अगला क्लास मिस नहीं करना। अगला क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां तक समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्लास हम लोग का प्रॉब्लम का होगा मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का। चलो यहां तक तो क्लियर है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।